हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जिसमें हमने पिछले वीडियो में कूलाम के नियम का सदिश रूप देख लिया था और उसकी विशेषताएं और कूलाम नियम की कमियां, सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बहु आवेशों के मध्य बल का निपटारा हम करने वाले हैं। यानी कि बहुत सारे आवेश किसी एक पर्टिकुलर आवेश पर जब बल लगाता है तो उनके बीच जो बल निकलता है, यानी कि जो टोटल बल हमारे पास निकल के आता है वो किस तरीके से निकल के आता है, उसका आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इससे क्वेश्चन यानी कि इससे जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। ठीक है ना, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमारा टॉपिक है बहु आवेशों के मध्य बल। लेकिन इसमें आपको एक छोटा सा सिद्धांत आपको पता होना चाहिए जो कि आपने 11th में पढ़ा है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहु आवेशों के मध्य बल, इसको निकालने से पहले पहले हम अध्यारोपण का सिद्धांत थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। क्योंकि अध्यारोपण के सिद्धांत के बिना इसमें जो बल निकलेगा उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम अध्यारोपण का सिद्धांत देख लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत हम देख लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। देखिए ध्यान से समझिए कि ये जो सिद्धांत है उसका इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि किसी भी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, क्या, किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई आवेश है, ठीक है ना। अब इस पर अलग अलग कोई आवेश लग रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि अलग अलग आवेश हैं जिनके द्वारा इस पर इस आवेश पर बल लगाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 है और ये मान लीजिए Qn है। ठीक है ना, तो इस आवेश पर यानी कि इसको मान लीजिए आप Q0 या इसको आप Q नॉट बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस Q नॉट पर इन सभी आवेशों के द्वारा लगाया गया बल, तो देखिए जो यहाँ पे Q नॉट है इस पर लगाया गया बल परिणामी बल, ठीक है ना, और इन सभी यानी कि Q1 Q2 Q3 और एक Qn, ठीक है ना, इन सभी के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना, देखिए कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए n आवेश है, ठीक है ना, n आवेश है, Qn मैंने लिखा है यहाँ पे, n आवेश है, इनके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। मान लीजिए किसी एक आवेश के द्वारा यानी कि जो हमारा Q नॉट है इसके द्वारा लगाया गया बल क्या है, F है, परिणामी बल। तो ये बराबर होगा किसके, इन सभी आवेशों के द्वारा लगाया गया बल के सदिश योग के बराबर। यानी कि Q1 आवेश के कारण जो बल होगा वो क्या होगा, F1 होगा। ठीक है ना, और Q2 के कारण F2 होगा, Q3 के कारण F3 होगा। इसी तरीके से Qn के कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट डॉट करके Fn। ठीक है ना, तो यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है ना, मैंने जो परिभाषा बोली है उसके अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्मूला निकलता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना, अब इसकी परिभाषा मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको याद हो सके। ठीक है ना, वैसे ये एग्जाम में वैसे पूछी नहीं जाती है बट फिर भी आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे परिभाषा अपन लिख सकते हैं, किसी आवेश किसी आवेश पर लगने वाला किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग 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 आवेशों अलग अलग आवेशों के द्वारा अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए लगाए गए बलों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे कि ये सदिश योग क्या है? भाई आप लोगों ने पढ़ा है सदिश योग क्या होता है कि जो सदिश राशि होती है उनका योग क्या होता है? सदिश योग होता है। अब आप जानते हो कि बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो यहाँ पे वेक्टर हम लगा सकते हैं, तो ये सभी सदिश राशि हो जाती है। इनका योग ही क्या होता है? सदिश योग है। ठीक है ना? तो ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत ही अल्टीमेट तरीके से आपने इसको समझा है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है बहु आवेशों के मध्य बल। ठीक है ना? यानी कि बहुत सारे आवेश हैं, उनके बीच जो बल लगता है वो किस तरीके से निकलता है और क्या निकलता है। ठीक है ना? चलिए, तो हमारा यहाँ पे डायग्राम है, इसी डायग्राम को हम लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए इसी डायग्राम को हम लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे क्यू नॉट है, क्यू नॉट आवेश जो है, इस पर सभी आवेशों के द्वारा यानी कि Q1 Q2 Q3 और Qn के द्वारा लगाए जाने वाला जो बल है वो हमको निकालना है। ठीक है ना? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से अपना बहु आवेशों के मध्य बल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना, भाई पहले हम चित्र के बारे में लिखेंगे। ठीक है ना? कि ये जो डायग्राम है वो कैसे बना। ठीक है ना? यहाँ पे लिखेंगे कि माना एन आवेशों का एक निकाय है। क्या है? एक निकाय है। निकाय मतलब सिस्टम है। ठीक है ना? निकाय को सिस्टम बोला जाता है, यानी कि तंत्र है। ठीक है ना? जिसमें जिसमें Q1 Q2 Q3 और डॉट डॉट Qn आवेश आवेश उपस्थित है। ठीक है ना? ये आवेश इसमें उपस्थित है। और अन्य आवेश और अन्य आवेश अन्य आवेश क्यू नॉट या क्यू जीरो आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना? क्यू नॉट से इनके स्थिति सदिश इनके स्थिति सदिश इनके स्थिति सदिश देखिए, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब हमने सदिश रूप इसका किया था कूलाम के नियम का। तो इसमें मैंने आपसे बोला था कि जो सदिश जो यहाँ पे स्थिति सदिश होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q1 है और Q1 और Q नोट है, इनके बीच जो स्थिति सदिश होगा वो होगा R1 वेक्टर। ठीक है ना? भाई Q1 आवेश के कारण स्थिति सदिश क्या होगा? R1 वेक्टर। और Q2 के कारण होगा R2 वेक्टर। और जो Q3 है इसके कारण होगा R3 वेक्टर। और Qn है इसके द्वारा होगा Rn वेक्टर। ठीक है ना? तो इनका ये हो जाता है अपना स्थिति सदिश। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्थिति सदिश क्रमशः स्थिति सदिश क्रमशः क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर एंड Rn वेक्टर। ओके है। ठीक है ना? यहाँ पे है लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है अपन को? अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे लागू करना है। ठीक है ना? क्या करना है? अध्यारोपण का सिद्धांत जो कि अपने पढ़ा है अभी। तो यहाँ पे लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है? यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लिखेंगे क्यू नोट पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो क्यू नोट पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। ठीक है ना? मान लेते हैं कि क्यू नोट पर जो बल लग रहा है वो एफ लग रहा है। ठीक है ना? इसको हम एफ वेक्टर लिख देंगे बराबर Q1 पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है हमारा F1 वेक्टर, प्लस Q2 पर लग रहा है F2 वेक्टर, Q3 पर लग रहा है F3 वेक्टर। इसी तरीके से 4 5 6 7 इस तरीके से। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिख देंगे Qn के कारण Fn वेक्टर बल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है ना? इसको दे देंगे हम समीकरण ए। ओके, इसको हम समीकरण ए दे देते हैं। ठीक है ना? आगे ये समीकरण काम आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम एक एक आवेश के कारण जो क्यू नोट पर जो बल लग रहा है उसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे आवेश Q1 के द्वारा क्यू नोट पर लगाया गया बल लगाया गया बल लगाया गया बल। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बल किस तरीके से लिखा जाता है। फॉर्मूला क्या आया था अपना? F1 वेक्टर बराबर, देखिए आप अगर वेक्टर लगाते हो तो यहाँ पे एकांक सदिश भी आपको लिखना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हो जाएगा अपना Q0 Q1। ठीक है ना? और अपॉन में हो जाएगा अपना R1 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है ना? और यहाँ पे एकांक सदिश हो जाएगा अपना R1 कैप। ओके, इसको दे देंगे समीकरण 1। ठीक है? इसी तरीके से सेकंड नंबर निकालेंगे आवेश
Q2 के द्वारा, आवेश Q2 के द्वारा Q नॉट पर लगाया गया बल कितना हो जाएगा, F2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे हो जाएगा Q नॉट Q2 अपॉन R2 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे एकांक सदिश हो जाएगा R2 कैप। ठीक है ना, इसका हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, फिर थर्ड नंबर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, आवेश Q3 के द्वारा, Q3 के द्वारा Q नॉट पर लगाया गया बल, लगाया गया बल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, F3 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q नॉट Q3 अपॉन R3 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है ना, और एकांक सदिश हो जाएगा R3 कैप। ओके, ये समीकरण अपना 4। इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे, इसी प्रकार 4 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आवेश Qn के द्वारा Q नॉट पर लगाया गया बल, तो यहाँ पे इसका जो बल आएगा वो कितना आएगा, Fn वेक्टर आएगा भाई। ठीक है ना भाई, Qn के द्वारा लगाया गया बल Fn वेक्टर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट Qn अपॉन Rn वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे एकांक सदिश हो जाएगा Rn कैप। ओके, और ये अपना समीकरण 5। अब देखिए, अब यहाँ पे आप समीकरण ए को देखिए, यहाँ पे जो समीकरण ए है, इसमें हमको समीकरण 1, 2, 3 और जो 4 है, सॉरी यहाँ पे समीकरण गलत दिया है, तो यहाँ पे अपना समीकरण 3 और ये समीकरण 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे समीकरण 1, 2, 3, 4 से हम समीकरण ए में मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण है 1, 2, 3, 4 से समीकरण ए में मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है ना, तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो देखिए हमारे पास जो समीकरण ए है, यहाँ पे है एफ वेक्टर बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर, एफ वेक्टर बराबर यहाँ पे F1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगी अपने पास 1/4πε0 Q नॉट Q1 अपॉन R1 वेक्टर का स्क्वायर और R1 कैप। ठीक है, और प्लस अगला यहाँ पे F2 वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगी 1/4πε0 Q नॉट Q2 अपॉन R2 वेक्टर का स्क्वायर और R2 कैप। ठीक है, प्लस आर, अब यहाँ पे F3 की वैल्यू रखेंगे, तो 1/4πε0, और यहाँ पे हो जाएगा Q नॉट Q3 अपॉन R3 का वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ पे R3 कैप। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे Fn वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, तो 1/4πε0 Q नॉट Qn अपॉन Rn वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ पे Rn कैप। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से लिख दिए, मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे जो समीकरण मैंने बनाए थे 1, 2, 3 और 4, इनको मैंने सिर्फ समीकरण ए में रखा है बस। वैल्यू आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे F1 वेक्टर की वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे रखा है, F2 की वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे रखा है, F3 की वैल्यू इसको मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है ना, बस इतना सा काम किया और कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाया मैंने। ठीक है ना, अब दिमाग लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है ना उसको निकाल लेना है। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे 1/4πε0 है, ये सब में कॉमन है, और एक Q नॉट है, ये कॉमन है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कॉमन। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको कॉमन निकालेंगे, तो ये आ जाएगा Q नॉट अपॉन 4πε0। ठीक है ना, अब जो बाकी बचा उसको हम एज इट इज रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 अपॉन R1 वेक्टर का स्क्वायर और R1 कैप। ठीक है ना, प्लस इस तरीके से Q2 अपॉन R2 वेक्टर का स्क्वायर और R2 कैप। ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा Q3 अपॉन R3 वेक्टर का स्क्वायर और R3 कैप। इसी तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास Qn अपॉन Rn वेक्टर का स्क्वायर Rn कैप। ठीक है ना, और इसमें लगा देंगे हम बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से। बस यहाँ पे भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग यही लगाया कि यहाँ पे जो कॉमन है उसको मैंने बाहर निकाला है बस। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने जो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर जो ये वाला पोर्शन है,
इसको मैं समेशन में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि ये यहाँ पे जुड़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब इस जोड़ को इतना लंबा तो याद है ना, हमको करना नहीं है, तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला बनाना है हमको छोटा सा। तो इसका फॉर्मूला देखिए मैं इस तरीके से बनाऊंगा, एफ वेक्टर बराबर, इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे प्लस का साइन है इसको तो मैंने बना दिया समेशन, बना दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जैसे क्यू है, इस क्यू को लिखेंगे अपॉन आर वेक्टर है, स्क्वायर है, तो आर वेक्टर का स्क्वायर हम ऐसे पे ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे जो आर कैप है इसको लिख देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखिए, यहाँ पे लिखना है आई, आई बराबर 1 से n, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे 1 से n तक के आवेश लिए हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने यहाँ पे चित्र में देखा है, आप लोगों ने यहाँ पे जो Q1 है, Q2 है, ठीक है, और एक Q3 है और Qn है। इसी तरीके से इसके बीच में भाई Q4, Q5, Q6 इस तरीके से n तक जा रहे हैं, ठीक है ना। यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इसी तरीके से Qn तक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n है ना, तो यहाँ पे जो i है, i की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे i, तो यहाँ पे जैसे हम 1 रखेंगे, ठीक है ना, i की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे भी हमको i रखना होगा, ताकि यहाँ पे R1 वेक्टर हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हमको i रखना है, ठीक है ना। जहाँ पे आपको संख्या दिख रही है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे सभी जगह पे 1 1 है, तो यहाँ पे भी हमको आई लिखने में क्या परेशानी है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, सब जगह सेम है। अब एन में देख लो यहाँ पे कि जो यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है और यहाँ पे भी एन है, तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आई रखा है सबकी जगह पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो समेशन है इसमें मैंने आई बराबर 1 से एन लिया है, क्योंकि हमने जो आवेशों की संख्या है वो हमने 1 से एन तक ली है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। यही है अपना बहु आवेशों के मध्य बल, क्या है, बहु आवेशों के मध्य बल, ठीक है ना। इसको दे देंगे हम समीकरण 5, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 5 को ही बहु आवेशों के मध्य बल, ठीक है ना, बल कहते हैं, या ठीक है ना, कहते हैं। तो समीकरण 5 जो है इसे ही हम बहु आवेशों के मध्य जो बल आता है वो इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मैं न्यूमेरिकल आपको लास्ट में जब चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी फॉर्मूले है ना, आप याद करते चलिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपना जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो आप लोगों ने पढ़ा, और बहु आवेशों के मध्य जो बल है वो आप लोगों ने सीख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।